हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। हमें प्रूव करना है स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करके डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट वी बी एनी वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस, देन बाय डाइवर्जेंस थ्योरम volume integral of divergence of curl of f vector is equal to surface integral of curl of f vector। हम सपोज करते हैं कि v जो है कोई वॉल्यूम है जिसको एक क्लोज सरफेस ने बंद किया है। हमारे पास एक क्लोज सरफेस है जिसने वॉल्यूम v को बंद किया है। देन डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक, जो कि यहाँ पर दिया है, कर्ल ऑफ f का सरफेस इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर है। ए वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल जो है वो उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। वही यहाँ पर दिया है। कर्ल ऑफ f जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल उसी वेक्टर क्वांटिटी के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। वही यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर n यूनिट वेक्टर ds लिखा है। ds वेक्टर की जगह पर ऐसे हम लिख सकते हैं, ds मैग्नीट्यूड है और n यूनिट वेक्टर जो है वो इसका डायरेक्शन है। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइड द सरफेस s into two portions s1 and s2 by a closed curve c, then surface integral of curl of f is equal to surface s1 integral of curl of f plus surface s2 integral of curl of f। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमें क्या करना है, सरफेस s को दो पोर्शंस s1 और s2 में डिवाइड करना है कर्व c के थ्रू। ये हमारा एक बंद कर्व c है जिसने इस पूरे सरफेस S को क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट है हमारा S2 वाला पार्ट एंड दूसरा पार्ट है हमारा S1 वाला पार्ट। ठीक है, तो जो पूरा सरफेस का इंटीग्रल जो है वो जिस पार्ट में हमने डिवाइड किया है उसके सम के बराबर आएगा। हमने प्रूफ में भी किया था, S1 और S2 का जो सरफेस इंटीग्रल है उसके सम के बराबर आएगा। ds1 और ds2 स्मॉल एलिमेंट्स है इन दोनों सरफेसेस का। S का जो पूरा होल सरफेस का इंटीग्रल है वो S1 और S2 के बराबर होगा, क्योंकि इसी सरफेस को हमने S1 और S2 में डिवाइड किया है कर्व C के थ्रू, जो कि बंद है। ठीक है, बाय स्टोक्स थ्योरम राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, अगर हम जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, ये है हमारा राइट हैंड साइड, उधर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करिए तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को यूं ही लिखना होगा क्योंकि उधर हमने स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, राइट हैंड साइड पर हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमें मिलेगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर क्लोज लाइन इंटीग्रल माइनस क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टोक्स थ्योरम है। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम को हमने अप्लाई किया है। जो लाइन इंटीग्रल होता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ए वेक्टर का, वो उसके कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो कर्ल है उसके सरफेस इंटीग्रल जो है उसके लाइन इंटीग्रल के बराबर आएगा। वही हमने यहाँ पर लिखा है, कर्ल ऑफ एफ का सरफेस इंटीग्रल जो है उसी एफ के लाइन इंटीग्रल के बराबर आता है, उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और क्लोज सरफेस जो है ये वाला पोर्शन है हमारा, दिस इज आवर क्लोज सरफेस सी। Negative sign has been taken in the second integral because the positive directions about the boundaries of the two surfaces are opposite। यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन क्यों लिया है सेकेंड इंटीग्रल में, क्योंकि इन दोनों सरफेसेस का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है।
मैग्नीट्यूड भले ही इक्वल हो, डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, यहाँ पर एरो के थ्रू दिखाया है। स्टोक्स थ्योरम में जब हमने प्रूव किया था तब भी हमने ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाया था, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, इसलिए एक को पॉजिटिव में और दूसरे को नेगेटिव में लिखा है। दोनों इक्वल है तो माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये हो जाएगा 0, हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म है वो इज इक्वल टू 0 आएगा, उसी को हमने लिखा है, ठीक है। अब नाउ दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वॉल्यूम एलिमेंट्स v। यहाँ पर dv पोर्शन के लिए ही नहीं, बाकी जितने भी वॉल्यूम एलिमेंट्स v है उसके लिए ये इक्वेशन सही है। Therefore we have, इसलिए ये जो पोर्शंस है वॉल्यूम वाला उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सारे वॉल्यूम के लिए ये अप्लाई होता है। तो जो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f है वो 0 के बराबर होगा, सारे वॉल्यूम के लिए है, इसलिए एक अलग सा वॉल्यूम करके हमें नहीं लिखना है। इसी चीज़ को हमें प्रूव करना था जो कि बुक में भी दिया है, चेक कर सकते हो आप। फिर उसके बाद दिया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 वेयर फाई इज अ स्केलर फंक्शन। जो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई है वो 0 के बराबर है, उसे हमें प्रूव करना है जहां पर फाई जो है वो एक स्केलर फंक्शन है। तो सोल्यूशन यहाँ पर दिया है, ठीक है, और इसी चीज को हम प्रूव करेंगे। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन को हमने नोट किया है। नाउ हम प्रूव करते हैं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। इसको हम जनरली प्रूव कर सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल के, फिर उसके बाद कर्ल निकाल के उसका इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर स्टोक्स थ्योरम के थ्रू प्रूव करना है तो हमें ऐसा करना होगा। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक क्या होता है, जो लाइन इंटीग्रल होता है वेक्टर ए का वो उसके कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। ये हमारा है स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे सबसे पहले मैथमेटिकली स्टोक्स थ्योरम को, जो लाइन इंटीग्रल है वेक्टर ए का उसके कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। फिर उसके बाद हम क्या कंसिडर करेंगे, ये जो ए वेक्टर है वो ग्रेडियंट ऑफ फाई के बराबर होता है, हमें कंसिडर करना है। ग्रेडियंट ऑफ फाई भी एक वेक्टर देता है, वही वेक्टर है हमारा ए वेक्टर, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम डेल ऑपरेटर फाई करके लिखते हैं, तो उसी को हम लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई के जगह पर, और इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो करते हैं इस वैल्यू को पुट, ए वेक्टर की जगह पे हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई लिखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम आएगा। तो हम लिखेंगे ए की जगह पर ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ds, ठीक है। ए वेक्टर के जगह पे हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई लिखा है, यहाँ पर भी ए वेक्टर के जगह पर हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई लिखा है, बाकी किसी भी चीज़ में कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो लाइन इंटीग्रल होता है डेल फाई डॉट dl का वो 0 के बराबर होता है। अब ये 0 के बराबर कैसे आता है उसको हम बाद में देखेंगे। ये जो टर्म है वो 0 के बराबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 0 के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, राइट हैंड साइड भी 0 के बराबर होगा। सरफेस इंटीग्रल वाला टर्म 0 के बराबर होगा। अब ये वाला जो सरफेस है उसके लिए नहीं, बाकी सारे सरफेस के लिए ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। किसी एलिमेंट के लिए नहीं, बाकी सारे सरफेस के लिए भी 0 के बराबर होगा। तो जो कर्ल है ग्रेडियंट ऑफ फाई का वो 0 के बराबर है, एंड इसी चीज़ को हमें प्रूव करना था। ये जो सरफेस है पर्टिकुलर सरफेस उसके लिए 0 नहीं, बाकी सारी चीज़ों के लिए, बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए भी 0 है। इसलिए जो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई है ds के लिए नहीं, बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए भी जनरली 0 के बराबर होता है, और इसी चीज़ को हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव किया। ना हमें ये जो टर्म है वो 0 के बराबर होता है उसको बताना है कि वो कैसे 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सबसे पहले क्या, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट प्रोडक्ट dl वेक्टर। ग्रेडियंट ऑफ फाई का वैल्यू हम लिखेंगे सबसे पहले। ग्रेडियंट ऑफ फाई का वैल्यू होता है आई केप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये हमारा है ग्रेडियंट का फॉर्मूला। डॉट प्रोडक्ट है लिखेंगे, dl वेक्टर जो है dr वेक्टर
से सेम है, ठीक है। आर वेक्टर हमें पता है पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर डी है तो आगे डी लिखना होगा, तो हम लिखेंगे डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के। पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं डी जेड के एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के लिखते हैं। यहाँ पर डी है तो डी डालना है। अब आई केप के जो आगे टर्म्स है उनका इंटू होगा, डॉट प्रोडक्ट में यही होता है, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स आएगा। जे केप के जो आगे टर्म है उनका इंटू होगा, बीच में प्लस आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई आएगा। और के केप के जो आगे टर्म्स है उनका इंटू होगा, तो क्या आएगा, डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड आएगा। और ये जो है क्या है, ये जो है फॉर्मूला है डी फाई का। किसका फॉर्मूला है, डी फाई का। जो टोटल डिफरेंशियल होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इंटू डी एक्स, इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इंटू डी वाई, इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इंटू डी जेड। ये है हमारा टोटल डिफरेंशियल का फॉर्मूला, तो उसकी जगह पर हमने डी फाई लिखा है। नाउ ये जो ऊपर वाला टर्म है उसको हमें क्लोज इंटीग्रल करना है, ठीक है, क्लोज लाइन इंटीग्रल करना है, तो इसका हम करते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। ये जो टर्म है वो तो डी फाई के बराबर आता है, तो हम इसके जगह पर डी फाई लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों है, तो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा फाई। क्या बचेगा, फाई बचेगा। अब ये जो पाथ है वो क्लोज है, क्लोज है मतलब कि बंद है। यहाँ से अगर हम गए, यहाँ से वापस आना है, ठीक है, ये जो पाथ है वो बंद है। और ये हमारा पॉइंट है सपोज ए, ठीक है। तो हम इस पॉइंट ए को कंसिडर करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई जो है वो फाई होगा। और हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू को क्या कंसिडर करेंगे, ये है हमारा इनिशियल और फाइनल वैल्यू ए से स्टार्ट हुआ है, ए पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। फाई के जगह पर ए पुट करना है, ए माइनस ए हुआ 0, तो ये जो टर्म है वो 0 के बराबर ऐसे आता है। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हमने प्रूव कर ली, ठीक है। इसी चीज़ को बुक में भी दिया है जो कि यहाँ पर है।